प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा हिंदी में क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक से लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। आशा है आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। इनका पूरा नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। इनका उपनाम है केदारनाथ पांडे। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 में ननिहाल में हुआ। उस गांव का नाम है पंधा। पंधा जो कि उत्तर प्रदेश में है। देहांत हुआ इनकी मृत्यु हुई 18 अप्रैल 1963 में दार्जिलिंग में, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। लहासा की ओर। लहासा का मैं आपको परिचय बता दूं। लहासा का अर्थ है लहा प्लस सा। लहा का अर्थ होता है देवता और सा का अर्थ होता है स्थान। लहासा का अर्थ हुआ देवताओं का स्थान। यह एक यात्रा वृत्तांत है। साहित्य की कौन सी विद्या है यह पाठ? यात्रा वृत्तांत। यात्रा का अर्थ होता है यात्रा करना, वृत्तांत का वर्णन। यानी लेखक राहुल सांकृत्यायन जी अपनी लहासा की यात्रा का इसमें वर्णन करते हैं। लहासा तिब्बत देश की प्रशासनिक राजधानी है। तिब्बत को भोट भी कहा जाता है। तिब्बत की जो भूमि है वो पठारी भूमि है। यहाँ बौद्ध धर्म है और यहाँ मठ होते हैं बौद्धों के बहुत अधिक संख्या में। जो तिब्बत है चाइना में स्थित है। चाइना और नेपाल के मध्य पड़ता है। ये नेपाल के साथ तिब्बत की सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो तिब्बत के अंदर लहासा का दूसरा स्थान है जिसमें अधिक जनसंख्या है। लहासा दुनिया के सबसे ऊंचे शहरों में से एक है जिसकी ऊंचाई 3656 मीटर है। यह हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके रहते हैं। लेखक राहुल सांकृत्यायन जी लहासा की यात्रा पर गए थे जिसका वर्णन वे इस पाठ में करते हैं। लेखक राहुल जी इस पाठ में अपनी दूसरी यात्रा का वर्णन करते हैं। यानी 5 साल पहले भी वे लहासा की यात्रा कर चुके हैं। तब वे भद्र पुरुष के रूप में यात्रा करने गए थे। दूसरी यात्रा वे भिखारी बनकर करते हैं। अब की बार यानी दूसरी यात्रा उनके लेखक के जो मित्र हैं उनके साथ करते हैं और उनका नाम सुमति होता है। उसके लोगों से जान पहचान होती है सुमति की। जब लेखक ने लहासा की पहली यात्रा की थी तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। शायद इसलिए भी उन्होंने सुमति को साथ लिया हो। लेखक व सुमति लहासा यानी तिब्बत जाने का रास्ता नेपाल से होकर तय करते हैं। नेपाल से चलकर पहले वे तिब्बत की सीमा पर स्थित थोंगला पहुंचते हैं। फिर थोंगला से लंकोर पहुंचते हैं और लंकोर से तिंगरी पहुंचते हैं और तिंगरी से शंकर विहार पहुंचते हैं। इस तरह से वे अपने 4 स्थानों को पार करते हुए 4 स्थानों का विवरण करते हैं अपनी दूसरी यात्रा में। लेखक व सुमति ने रास्ते में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या अनुभव हुआ, इसी अनुभव का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं।
वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा कि तिब्बत के बारे में, ल्हासा के बारे में आप जान चुके हैं कि ल्हासा है एक स्थान का नाम है, तिब्बत में एक शहर है और वहाँ यात्रा करने के लिए हमारे जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी जाते हैं और साथ में अपने मित्र को लेते हैं। और इस पाठ के अंदर वे अपनी दूसरी यात्रा का वर्णन करते हैं, थोड़ा सा जिक्र बीच में वो अपनी पहली यात्रा का भी करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन से रास्ते से गए? नेपाल से तिब्बत। फरी कलिंगपोंड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। हिंदुस्तान नेपाल की तो जाती ही थी, सीमा लगती है तिब्बत के साथ, लेकिन हिंदुस्तान की जो चीज़ें थी वो भी नेपाल के रास्ते से ही वहाँ जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, यानी केवल व्यापार ही इस रास्ते से नहीं किया जाता था, सैनिक भी इसी रास्ते से अपना रास्ता तय करते थे, अपनी सफ़र करते थे अपना। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीन की जो फौज रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। दुर्ग हैं जो किले हैं जो टूट गए हैं और वहाँ कोई नहीं रहता था, वो परित्यक्त हो गए हैं, तो उसमें अब किसानों ने अपने घर बना लिए हैं, इसलिए वो आबाद दिखाई देता है, वहाँ बसे हुए घर दिखाई देते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, एक परित्यक्त त्यागा हुआ खाली किया हुआ एक चीनी किला था और उस किले में अब कोई चाय बनाता है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत वह सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं, यानी वहाँ रूढ़िवादिता बहुत कम मिलती है। बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। अब ये बताते हैं कि वहाँ ज़्यादा चोरी वोरी का डर भी नहीं होता, एक दूसरे की रोक टोक भी नहीं होती, जनसंख्या कम है, एक दूसरे में बहुत मेल मिलाप है, प्यार है, विश्वास है। केवल भिखारियों को छोड़कर एक दूसरे के घर कोई भी आ जा सकता है, चाहे वह अपरिचित ही क्यों ना हो। वहाँ हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो इलाका है उसमें बहू बेटियों के यहाँ पुरुष बाहर के नहीं जाते, लेकिन उधर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहू जो सास वगैरह हैं, यदि कोई आता है वो चाय का सामान देता है, वो चाय बनाकर उसको दे देती हैं, वो चाहे अपरिचित ही क्यों न हो, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, सोडा और नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि आपको डर है कि आपका जो मक्खन है और सोडा है, नमक है, यदि आप चाय पसंद करते हैं मक्खन सोडा और नमक वाली, तो आप वो चाय बनवा सकते हैं, उन्हें आप ये सामान दे सकते हैं, ये चीज़ें दे सकते हैं। वह आपको चाय देगी चोंगी में कूटकर, तोली में, कुंडी में कूटकर उसे दूध वाले चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, मिट्टी से बने हुए बर्तन में दूध के रंग की बना के आपको वो चाय दे देंगे। मिट्टी से बना हुआ बर्तन यहाँ आप देख रहे हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यदि आपको डर है कि आपका जो सारा मक्खन है जो आप उसको देंगे और वो बचा ना ले, इस डर से, यदि ये आपको पाप है एक तरह से, तो आप स्वयं भी जाकर चाय बना सकते हैं, आपको के साथ रोक टोक नहीं होगी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी रास्ते का कर,
टैक्स बोलते हैं जिसको आजकल लगता है, आप देखते होंगे रास्ते में टैक्स लगता है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, यानी जो किला था परित्यक्त चीनियों का किला था वो, और वहाँ चाय बन रही थी, हमने वहाँ चाय पी और वहाँ से चलने लगे तो एक आदमी हमसे कर मांगने आया, रास्ते का कर। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला तिब्बत की सीमा से लगा हुआ एक जगह का नाम है, थोंगला। तो अब हम थोंगला पहुंचते हैं। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन है? सुमति लेखक का मित्र है जो उसके साथ यात्रा पर गया है। और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। हम भीख मंगे थे, भीख मंगों के वेश में गए हुए थे, उसके बाद भी हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। हाँ, अब देखिए यहाँ पहली यात्रा का वर्णन करेंगे लेखक। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। जब हम अच्छे वेश में आए, भद्र वेश में आए, तो तब उन्होंने हमें जगह नहीं दी थी। लेकिन अब गरीब थे, उसके बावजूद भी हमें अच्छी जगह मिल गई। शायद हो सकता है ये सुमति की जान पहचान के कारण हुआ हो। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। एक ऊंचे स्थान को कहते हैं डांडे, डांडा थोंगला। थोंगला में जो सबसे ऊंचा स्थान है उसको डांडा थोंगला कहते हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार लेते और जीभ निकाल लेते। कुची कुची 1 पैसा, यानी 1 पैसा दे दे, इस तरह से कहते भीख मांगने लग जाते डर के मारे। ये क्योंकि भिखारियों को लूटने का खतरा नहीं होता। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। इस गद्यांश में कवि बताते हैं कि डांडा थोंगला में डाकुओं का बोलबाला था। आसपास में कोई भी जन दिखाई नहीं देता था, कोई गांव नहीं था और वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि डाकू पहले व्यक्ति को मारते थे और बाद में लूट खसोट करते थे। क्यों? और कोई भी वहाँ कानून भी नहीं था हथियारों का, इसलिए लोग पिस्तौल और बंदूक भी रखते थे। तो कानून न होने के कारण वहाँ के लोग एक तरह से हथियार रखने के लिए आज़ाद थे और हमें भी वहाँ से गुजरते हुए बड़ा डर लगता था। ना वहाँ कोई पुलिस थी और ना कोई किसी प्रकार सरकार ने कोई खुफिया विभाग का वहाँ प्रबंध था। इसलिए हम डरते हुए यदि किसी को देखते तो
भीख मांगने की एक्टिंग करने लगते कि कुची कुची एक पैसा, ऐसा कहने लगते। लेकिन फिर हमने दोनों ने लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लिए और फिर हम घोड़ों पे सवार होकर चले। अब थोंगला से वो लंकोर की तरफ जा रहे हैं, लेखक और सुमति। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ऊपर की ओर यानी पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगे। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर चले गए थे यानी बर्फ से ढके हुए होने के कारण वे जो पहाड़ थे पूर्व से पश्चिम, उनकी अपनी दक्षिण तरफ, लेखक के दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम तक जो पहाड़ थे हिमालय के, वो बर्फ से ढके हुए होने के कारण श्वेत शिखर दिखाई दे रहे थे, सफ़ेद रंग के। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे एक और भी ऊंचा सा स्थान है पहाड़ों में तिब्बत का। कहते कि भीटे की ओर दिखने वाले जो पहाड़ थे वे बिल्कुल नंगे थे। वह न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, वहाँ बर्फ़ भी नहीं थी। जो दूसरी तरफ थी वे सफ़ेद शिखर दिखाई दे रहे थे, तो बर्फ़ तो थी, लेकिन इस साइड भीटे की तरफ बर्फ़ भी नहीं थी और न किसी तरह की भी हरियाली थी, यानी एक तरह से बिल्कुल खाली क्षेत्र थे, रूखे सूखे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी, कम बर्फ़ वाली चोटियाँ। सर्वोच्च स्थान पर पहाड़े के देवता का स्थान था। पहाड़ डांडे के देवता का जो स्थान था वो सबसे ऊंचा स्थान था। जो वहाँ पर क्या क्या लगा हुआ था, पत्थरों के ढेर लगे हुए थे, जानवरों की सींगें लगी हुई थी। हो सकता है उन्होंने जानवरों की बलि चढ़ाई हो, वहाँ सींग पड़े हुए हों, और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी अब हमें नीचे उतरना था पहाड़ से। हम सबसे ऊंची चोटी पर थे जहाँ डांडे के देवता का ऊंचा स्थान था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, यानी उतरना आसान होता है, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था मैं। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोकविकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोकविकस्तों एक नायक का नाम है, एक उपन्यास के नायक हैं ये, जो हमेशा घोड़े पर चढ़कर मस्त रहते थे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मैं उस नायक की तरह घोड़े के ऊपर मस्त होकर चल रहा था और मुझे ये जान ही नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, यानी और धीरे चलने लगता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी 2 रास्ते निकलते थे, एक दाएं और एक बाएं। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। अब क्या होता है, लेखक का घोड़ा बहुत धीमी गति से चलता है और वे पीछे रह जाते हैं। सुमति तथा अन्य यात्री आगे निकल जाते हैं। पीछे रहने के कारण लेखक ये समझ नहीं पाते कि मैं कौन से रास्ते जाऊं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि सुमति कौन से रास्ते गया। अब लेखक ने अपना बाएं तरफ का रास्ता चुना और 1.5 मील तक चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। फिर वे वापस आए और फिर वे दाहिनी तरफ चलने लगे। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। सुमति मंगोल थे, यानी उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार मैंने चाय गर्म कर लिया है। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, यानी सुमति ने लेखक के ऊपर गुस्सा किया कि मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप कहाँ थे। तो लेखक भी कसूर में थे एक तरह से,
चाहे उनको मालूम ना हो सुमति को। उन्होंने बड़ी नरमी से जवाब दिया लेखक ने सुमति को कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यजमान जान पहचान वाले। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। पहले उनको भुने हुए चने से जो भुने हुए अन्न का जो आटा होता है, जिसे कसार भी बोलते हैं, तो चाय के साथ मिला। और रात को उनको गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा नॉन वेज होता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। अब हम कहाँ पहुँच जाते हैं? तिंगरी पहुँच जाते हैं, तिंगरी के विशाल मैदान में। लंकोर से वो तिंगरी आ जाते हैं, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। क्या नाम है? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, जान पहचान के थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। सुमति के पास कपड़े से काटकर पतली पतली जो बत्तियां बनाई गई थी, उनको मंत्र के साथ गांठ मार दिया जाता है तो उसे गंडा बोलते हैं। जब किसी धागे को या कतरन को मंत्र के साथ गांठ मार दी जाती हैं, 10, 5, 8, 10 जो भी मारी जाती हैं, तो उसको गंडा बोलते हैं। तो वे सब किसके पास थे? सुमति के पास थे। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। मान गई लेखक की बात सुमति। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया होता है सामान लाद कर ले जाने का साधन। ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लेंगे तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट माथा होता है, मुंह होता है, फेस होता है, फ्रंट होता है हमारे फेस का, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, और हमारे जो बैक है, पीछे के जो कंधे हैं वो गर्म हो रहे थे, यानी सामने से बर्फ़ हो रहे थे, ठंडे हो रहे थे, बर्फ़ जैसे। सामने से गर्मी लग रही थी और पीछे से ठंड। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में ले लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। सुमति जो लेखक के मित्र हैं, उनके परिचित, उनके जान पहचान वाले तिंगरी में भी थे। वो अब तिंगरी एक स्थान का नाम है, तिंगरी पहुँचे थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब वो चौथा स्थान आता है शेखर विहार। अब वो तिंगरी से शेखर विहार की ओर चलने के लिए उन्होंने कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में मिल जाना, किराए पर मिलना एक तरह से। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु कौन होते हैं? वहाँ भिक्षु मठों में रहते हैं, जो वे बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के लोग वहाँ रहते हैं तिब्बत में, और उनके मठ होते हैं। मठों में जो रहते हैं उन्हें बौद्ध भिक्षु कहते हैं। और भिक्षुओं का जागीरदारों के ऊपर अधिकार क्षेत्र है एक तरह से। वो साहबजादे हैं, वो उनके जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे।
शेखर जगह का नाम है। जो शेखर में जो खेती की जाती थी, उनके जो मुखिया होते थे भिक्षु, बौद्ध भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, मतलब क्या था कि वे भिखारियों के भेष में थे, तब भी वो बहुत प्यार से मिले। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथियाँ कैसी होती हैं? हस्तलिखित पोथियाँ। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। वह मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी, यानी बहुत मोटी मोटी थी। सुमति ने फिर, सेर होता है किलोग्राम। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। भिक्षु नमसे से यानी वहाँ जो भिक्षु से उनसे विदाई, भिक्षु थे जो मठों में रहते थे, उनसे विदाई ली, टाटा बाय बाय उनको किया और वो चल पड़े। यहाँ हमारा पाठ पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।